Rifa International College, developing holistic personalities. A project of Rifa International University. A'udhu minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अपनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उससे रेलिवेंट बड़ी इंतहाई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया। आज इस लेक्चर के अंदर मजीद हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था प्राइमरी की के नाम से, और मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में बात हम आइंदा लेक्चर में डिटेल से करेंगे। सो आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो की का है कि व्हाट इज मेंट बाय की। डेटाबेस के अंदर की क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स की कीज अवेलेबल हैं और उनके पर्पसेस क्या होते हैं। सो अ की इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। बेसिकली आपके पास जो टेबल के अंदर कॉलम्स है ना, अब मैं कोशिश करूंगा कि टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करूं ताकि टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद रहें। अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगी तो मैं याद दहानी के लिए साथ साथ वो चीजें यूज करता रहूंगा, लेकिन इनको प्रैक्टिस आप करें कि आप चीजों के नाम याद करें। जैसे टेबल को रिलेशन कहते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज का मैं इस्तेमाल करूंगा जिनसे फायदा ये होगा कि आपको इन टर्मिनोलॉजीज की याद दहानी करना आसान होगी। सो आपके पास किसी भी रिलेशन के अंदर, किसी भी टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, वो आपकी कीज होती हैं। वो अकेला या ग्रुप्स की फॉर्म में, इन दोनों सूरतों में वो की कहलाता है। कीज आर डिफाइंड इन द रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर जो कीज आप डिफाइन करते हैं ना, उनके कुछ पर्पस होते हैं, मकासद होते हैं। वो मकासद क्या है, उनमें से चंद एक का हम जिक्र करते हैं। फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन। एक तो इस बात को इंश्योर करना कि आपके रिलेशन के अंदर जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाइड है, सेम नहीं हो सकते, रिपीट नहीं हो सकते, डुप्लीकेट नहीं हो सकते, यूनिकली आइडेंटिफाइड। फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशंस। फिर आपके जो रिलेशंस हैं, जो टेबल्स हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करना है, उसके लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर क्विकली एक्सेसिंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम द रिलेशन या टेबल। आप अपनी टेबल में से जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्विकली एक्सेस करते हैं, टू द पॉइंट, फॉरन, क्विकली, जो एक्सेसिबिलिटी होती है, आप उसके लिए भी कीज इस्तेमाल करते हैं। फॉर सॉर्टिंग records ऑफ अ रिलेशन बेस्ड ऑन अ डाटा ऑफ वन और मोर कॉलम्स। कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया की बेस पर इसको सॉर्ट करना है, records को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है उनकी। सो इस तरह के मुख्तलिफ कामों के लिए आप कीज का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल हैं? पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी प्राइमरी की। प्राइमरी का मतलब होता है इब्तदाई, बुनियादी, बेसिक। ऐसी की जो प्राइमरी हो, बेसिक हो। सो एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज नोन एज अ प्राइमरी की। यानी कि आपके टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम जो आपकी हर एक रिकॉर्ड को इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर रहा हो, यूनिकली डिफाइंड कर रहा हो। मिसाल के तौर पर रोल नंबर। अब रोल नंबर किसी स्टूडेंट का रिपीट नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? रोल नंबर स्टूडेंट का रिपीट तो नहीं ना होता, सो दैट इज अ प्राइमरी की। स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर रिपीट तो नहीं ना हो सकता, सो दैट इज अ प्राइमरी की। सो आपका एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जो कंफर्म करते हैं, गारंटीड होते हैं कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं। फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज नोन एज अ प्राइमरी की। उन्हें हम प्राइमरी की कहते हैं। RDBMS जो होता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, हर रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। और ये याद रखना है आपने कि हर RDBMS के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, हर एक रिलेशन के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होती है। विदाउट प्राइमरी की वो टेबल कंप्लीट ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता। सो अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more attributes is called a composite primary key।
अगर आपने कोई ऐसी की प्राइमरी की बनाई है जिसमें 2 कॉलम मर्ज करके आपने प्राइमरी की बनाई है, तो ऐसी की को कहते हैं कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है मुरक्कब। तो आपने मुरक्कबी प्राइमरी की बनाई है, मतलब कंबाइंड 2 फील्ड्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाई, सो इसे आप कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। An attribute of a relation is selected as a primary key when its value for each record must be unique. हमेशा अपने टेबल के अंदर आप उस कॉलम को प्राइमरी की के तौर पे लेते हैं जिसकी वैल्यू एटॉमिक होती है, यूनिक होती है, चेंज नहीं होती, सॉरी रिपीट नहीं होती है। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता चलूं। अ रिलेशन कैन हैव ओनली 1 प्राइमरी की, मोर देन 1 प्राइमरी की नहीं हो सकती। ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। दूसरी प्रॉपर्टी, हर प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। अ प्राइमरी की कैन नॉट बी अ नल वैल्यू। सो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपने प्राइमरी की के वाले से याद रखनी है। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होगी, हर प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होगी, हर प्राइमरी की नल नहीं हो सकता। प्राइमरी की के अंदर हर एक वैल्यू जो होगी वो नल नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ आ सकता है। वो जो टाइप ऑफ वैल्यू है, वो जो टाइप ऑफ फील्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सेकंड टाइप जो की है वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। वो की जो प्राइमरी की बन सकती है लेकिन आपने नहीं बनाई। ऐसा हो सकता है ना, एक टेबल में मोर देन 1 प्राइमरी की हो सकती है, आपने एक चूज कर ली, जो नहीं चूज की वो कैंडिडेट की होगी, उम्मीदवार के तौर पे आ गई ना। A relation may have more than 1 attributes that can be used as a primary key। एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती हैं, तो उस सूरत में an attribute or a set of attributes that can be used as a primary key is called candidate key। जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, that can be used, जिसको आप इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की के तौर पर वो की या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज जो प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं लेकिन आपने नहीं की, उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो टाइप है वो है अल्टरनेटिव की। आपकी जो कैंडिडेट की होती है ना, दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज अल्टरनेटिव की। इसे अल्टरनेटिव की भी कहते हैं। इफ वन ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। अब अच्छा, कैंडिडेट की के अंदर और अल्टरनेटिव की में फर्क क्या है कि कैंडिडेट की के अंदर तो सारी आ गई ना, जो सिलेक्ट की है वो भी कैंडिडेट ही है। आपने कहा जी इस टेबल में 4 प्राइमरी की बन सकती हैं, तो चारों के चारों क्या है, कैंडिडेट की। उसमें से आपने एक को प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, ओके, सुटेबल कैंडिडेट की सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की। देन द अदर कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव की। जो बाकी रह जाएंगी उन्हें आप कहते हैं दीज आर दी अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव है, मुतबादल है, प्राइमरी की के मुतबादल है। अगर प्राइमरी की प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती फिर आप उसको अल्टरनेटिव को प्राइमरी की के तौर पे आप लेके आ सकते हैं। सपोज फर्ज करें स्टूडेंट रिलेशन कंटेन द कैंडिडेट की रोल नंबर, NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये 3 तरह की डिफरेंट कीज हैं एक स्टूडेंट रिलेशन के अंदर। अब तीनों प्राइमरी की बन सकती है, तीनों कैंडिडेट की हैं। अब आपने क्या किया कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाली प्राइमरी की आपने बना ली। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन जो 2 होंगी ये क्या होंगी, ये अल्टरनेटिव की के तौर पे पहचानी जाएंगी। इन्हें आप कहेंगे दीज आर अल्टरनेटिव कीज। द नेक्स्ट वन दैट इज अ कंपोजिट की। इसे कॉनकैटेनेट की भी कहते हैं। कंपोजिट का मतलब ही मुरक्कब और मजमुआ होता है। A key that consists of 2 or more attributes of a relation is called composite key. It is also known as a concatenate key. इसको concatenate key भी कहते हैं। concatenate का मतलब ही जोड़ना होता है, composition का मतलब ही जोड़ना होता है। So 2 या 2 से ज्यादा attributes को जब आप combine करते हैं एक key बनाने के लिए, so that key will be called a composite key. जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट रिलेशन के अंदर रोल नंबर, क्लास आईडी, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये 3 तरह के डिफरेंट फील्ड्स हैं। द एट्रीब्यूट रोल नंबर एंड क्लास आईडी कैन बी सिलेक्टेड एज ए कंपोजिट की।
क्लास आईडी डिपेंडेंट होती है ना रोल नंबर, या रोल नंबर डिपेंडेंट होगा क्लास आईडी के ऊपर, so that the records of all classes of a college can be uniquely identified. So we can claim that कि ये uniquely identified है. The next one, that is secondary key. Secondary key, an attribute or a set of attributes of a relation that is used to retrieve specific data from a relation is called a secondary key. It is a non-unique field. ये नॉन यूनिक होती है, मतलब इसका काम बेसिकली आपके डेटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करना होता है. अब डाटा की रिट्रीवल यूनिक नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि यूनिक हो, आप नॉन यूनिक को भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टूडेंट रिलेशन द क्लास आईडी एट्रीब्यूट जो है मे कंटेन द वैल्यू ICS, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और आर्ट्स. इन अ स्टूडेंट रिलेशन मल्टीपल records may have a value ICS, multiple records have a value pre-medical, some of them pre-engineering and some of them arts. So multiple values उसके अंदर आ सकती हैं. These are called secondary keys. So this field can be used as a secondary key. In this way you can access all those records from student table that have specific value ID like ICS. आपने सिर्फ ICS के बच्चे निकालने हैं तो इस की के ऊपर आप लगा सकते हैं ना, अपना वो की लगा सकते हैं. तो ये इस तरह की जो टेबल के ऊपर आप की लगाएंगे तो उसे कहेंगे सेकेंडरी की. ऐसे कॉलम पे जब आप लगाएंगे तो उसे कहेंगे सेकेंडरी की, जो कि नॉन यूनिक होगी. अब देखो ना, बहुत सारे होंगे जिनकी वैल्यू ICS होगी, बहुत सारे होंगे जिनकी वैल्यू FSC प्री इंजीनियरिंग होगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू प्री मेडिकल होगी. इसी तरह आर्ट्स वाले भी बहुत सारे होंगे. The next one key is called sort key. Sort means arrange करना. So the record of a table are sorted based on data of one or more fields. आपके जो records हैं टेबल के वो sort किए जाते हैं डाटा के ऊपर बेस करते हुए, एक या एक से ज्यादा फील्ड्स के ऊपर आप सॉर्ट करते हैं. भी मैं कहता हूं मुझे रोल नंबर वाइज अरेंज कर दो, लेकिन रोल नंबर वाइज अरेंज हो अल्फाबेटिकली, या मुझे एज वाइज अरेंज कर दो विद रोल नंबर. सो वन और मोर एट्रीब्यूट्स कंबाइन हो सकते हैं सॉर्ट की के अंदर. So an attribute or a set of attributes that is used to sort the records of a table in a specific order is called a sort key. वो की जो आपकी टेबल के records को sort करने के लिए, अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम sort की कहते हैं. और याद रखिएगा इसे कंट्रोल की भी कहते हैं. कंट्रोल की भी कहते हैं, जो कंट्रोल करती है का काम भी करती है. For example, records of student table can be sorted based on name, marks, or by selecting both, and so on. So मुख्तलिफ तरह की आप स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं फॉर सॉर्टिंग योर records, अपने records को सॉर्ट करने के लिए. The next one that is very very important key is called foreign key. Foreign का मतलब होता है बाहर की दुनिया. आमतौर पर कहते हैं ना यार फॉरेनर है, बाहर से आया है, दूसरे मुल्क से आया. तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो की जो दूसरी टेबल से आती है, अपनी टेबल में तो वो प्राइमरी की होगी, लेकिन आपकी टेबल में वो क्या कहलाएगी? फॉरेन की. So a foreign key is an attribute or a set of attributes in a table whose value must match a primary key in an other table. किसी दूसरी टेबल के अंदर तो वो प्राइमरी की थी, लेकिन आपकी टेबल के अंदर वो एज ए फॉरेन की के तौर पे आएगा, एज ए प्राइमरी की नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी टेबल की अपनी प्राइमरी की है. सो ये दूसरी जो प्राइमरी की किसी और टेबल से आई है, इसे हम कहते हैं फॉरेन की. फॉरेनर, बाहर की दुनिया से. The table that contains the foreign key is called dependent table or a child table. इसे dependent table भी कहते हैं और child table भी कहते हैं, जहां पे वो आती है फॉरेन की. भाई देखो ना, मैंने कहा टीचर की टेबल से प्राइमरी की उठाकर स्टूडेंट की टेबल में लेके आए, तो स्टूडेंट चाइल्ड हो गया, टीचर पेरेंट हो गया. Similarly, the table to which the foreign key refers is called a parent key. ऊपर वाली जो होगी वो पेरेंट की, जहां से आ रही है, वो फॉरेन की जिस अपनी टेबल में जो प्राइमरी है, जहां वो प्राइमरी है वो पेरेंट टेबल कहलाएगी.
A relation may contain many foreign keys. हो सकता है कि एक टेबल के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉरेन कीज हों, पॉसिबल है. The foreign key is used to establish the relationship between two fields या two tables. सॉरी, एक फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स के दरमियान, दो रिलेशंस के दरमियान रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है. The table relationship may be one to one, one to many, many to one, many to many. ये चार तरह के डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं. अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये वही है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आपको शायद लगा हो कि मैंने वहां पे यूजर्स को स्किप कर दिया. मैंने इसलिए स्किप किया था कि यहां पे आके अब हम उनकी बात कर सकते हैं कि डेटाबेस में कौन कौन से यूजर्स काम करते हैं. So the user or end users are the people who use the database management system to perform the different operations on database. वो तमाम तरह के लोग जो कि डेटाबेस को इस्तेमाल करने का काम करते हैं, जो डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं डेटाबेस के अंदर, उन्हें हम यूजर्स और एंड यूजर्स कहते हैं. The end users access the DBMS through the application program, जिसे IDE कहते हैं. IDE stand for Integrated Development Environment by DBMS, जो प्रोवाइड करता है आपको DBMS, या SQL इंटरफेस प्रोवाइड करता है. तो इन दोनों सूरतों के अंदर ये SQL क्या होता है अभी आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे. सो अभी फॉर द टाइमिंग आप ये ध्यान में रखो कि एंड यूजर आपकी DBMS को अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर रहा होता है. अब उसका जो अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसे IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द DBMS, जो कि आपको DBMS प्रोवाइड करता है. उसका ताल्लुक क्या होता है? उसका ताल्लुक सिर्फ ये होता है कि वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और आपके डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस यानी कि मैनिपुलेशंस अप्लाई कर रहा होता है. वो ऑथराइज्ड है, क्योंकि आपका जो DB है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो इसको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है. द एंड यूजर नीड नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस. जो एंड यूजर होता है ना, एंड यूजर उस बंदे को कहते हैं जो फ्रंट पे बैठ के सिस्टम को यूज करता है. अब उस बंदे के लिए कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी नहीं होता, डेटाबेस का नॉलेज जरूरी नहीं होता. उसको बस ये पता होना चाहिए माउस कैसे चलाते हैं, बटन कैसे दबाने हैं, डाटा कैसे एंट्री करनी, दैट्स इट. उसे बस इस बातों से कंसर्न होता है, इसलिए हम उसे एंड यूजर कहते हैं. ये एंड लेवल पे है, इसे नहीं पता डेटाबेस कैसे बन रही है, क्या होता है, इसे बस ये पता है डेटाबेस को यूज कैसे करना है. They can install new software and operating system into the computer. जो बस इतना काम कर सकते हैं कि जनाब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें और इसको इस्तेमाल करें. सो यहां पे दो तरह के लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन पे है जी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर. एक तो है ना डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, एक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. लेकिन पहले हम बात करेंगे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की, कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है. Data administrator is a person who is responsible for the entire data resources of an organization. उस पूरे अदारे का जो इंपॉर्टेंट डाटा है ना, डाटा, ये उस डाटा का रिस्पॉन्सिबल होता है. इसका काम सिर्फ डाटा को मेंटेन करना, डाटा की हैंडलिंग, डाटा को डील करना, डाटा के ऊपर कंट्रोलिंग. He develops functional requirement for the database being used in the organization. अदारे के अंदर जो भी डेटाबेस इस्तेमाल होना है ना, ये उससे मुतल्लिका फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताता है कि जनाब ये रिक्वायरमेंट है फंक्शनैलिटीज की बेस पर जो इस डेटाबेस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होंगे. द मेन जॉब ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज टू डिसाइड व्हाट डाटा शुड बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. बेसिकली जो मेन काम इसका होता है वो ये होता है, ये अलाउ करता है, ये बताता है कि किस किस्म का और कौन सा डाटा डेटाबेस में लेके आना है. आप समझ आई? द मेन जॉब ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज टू डिसाइड व्हाट डाटा शुड बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि आपने डेटाबेस में कौन सा डाटा भिजवाना है और कौन सा नहीं भिजवाना, क्या अलाउ करना है और क्या अलाउ नहीं करना. He also established the policies for maintaining data once it has been stored. और जब एक बार डाटा स्टोर हो जाता है, ये फिर उसकी पॉलिसीज भी डिफाइन ये करता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है कि उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी है. यूजुअली डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट एन IT प्रोफेशनल. इस बंदे का ताल्लुक IT की फील्ड से नहीं होता,
लेकिन ये आईटी के नॉलेज को जानता है। ये सिर्फ ये बताता है कि किस किस्म का डाटा रखना है और किस किस्म का डाटा नहीं रखना। इसका ताल्लुक सिर्फ टाइप ऑफ डाटा, अथॉरिटी ऑफ डाटा, नेचर ऑफ डाटा को डिफाइन करना होता है। Normally, the data administrator serves as a bridge between the user and the database administrator. ये database administrator and user के between एक bridge का, एक पुल का काम कर रहा होता है। अभी आगे बात करते हैं database administrator की क्या responsibilities होती है। His major duties may be the following. He shares in developing the logical design for each database. हर एक डेटाबेस का जो लॉजिकल डिजाइन है ना, ये वो डेवलपिंग कर रहा होता है, ये वो शेयर करता है कि जनाब ये देखो ये डेवलप हो रहा है। ही एस्टैब्लिश द डाटा स्टैंडर्ड्स। डाटा का स्टैंडर्ड क्या होगा? नाम पूछना है तो नाम क्या पूछना है? फादर नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, क्या पूछना है? स्टैंडर्ड ऑफ डाटा डिफाइन करता है। He supervises the data distribution within the organization and communicates with the user when necessary. जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरी होता है, तो ये अदारे के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करता है और सुपरवाइज करता है कि डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करनी है। सो ये ओवरऑल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डाटा का। He also participates in developing the data dictionary and prepares the documentation. इस बंदे का काम सारे डाटा को मेंटेन करना है, डाटा की डॉक्यूमेंटेशन करना, डाटा की डिक्शनरी डिफाइन करना, डाटा की डेवलपिंग करना, और ये सारा काम इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। He conducts the user trainings when needed. जब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाता है। मतलब डाटा से रिलेटेड जो काम है ना वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है। सिंपल इज दैट। The next user is very very important, that is called database administrator. उस बंदे का काम तो सिर्फ डाटा को डील करना है ना, इस बंदे का काम पूरे डेटाबेस को डील करना है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसको डीबीए कहते हैं। डीबीए वो डीए होता है, डीए डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये डीबीए होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। So the database administrator plays very important role in DBMS environment. आपके DBMS के environment के अंदर ये DBA का बड़ा important role होता है। The DBA is responsible for designing, coordinating and monitoring the database system. So ये तीन तरह के काम मेन उसके होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। डिजाइन करना, कोऑर्डिनेट करना और आपके डेटाबेस के सिस्टम को मॉनिटर करना। तो ये मेजर तीन तरह के काम जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन कामों का। The DBA is an IT professional, और ये प्योर IT की फील्ड का बंदा होता है, प्योर IT प्रोफेशनल होता है और बड़ा हाई डेजिग और बड़ा हाई स्किल्ड प्रोफाइल्ड पर्सन होता है। He must be technically competent, having the excellent communication and management skill. इसके पास दो तरह की डिफरेंट इसके पास स्किल्स होती हैं। एक तो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। बड़ा कॉम्पिटेंट होता है और टेक्निकल होता है ये बंदा, बड़ी हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशन होती है ये। द मैनेजमेंट स्किल्स सच एज प्लान एंड कोऑर्डिनेट हैव इंपॉर्टेंट फॉर द डेटाबेस डेवलपमेंट फेज एंड टू सुपरवाइज द स्टाफ। सुपरविजन करना एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काम होता है। तो ये डीबीए जो होता है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये उस बंदे का काम मेन होता है। द टेक्निकल स्किल इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज डीबीए हैज टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस सिस्टम। क्योंकि इसी बंदे ने तो डेटाबेस को सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, तो दैट्स वाई टेक्निकल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। He must be expert to install and operate the complex hardware and to handle the hardware problems. ये मैं बता चुका हूं कि ये फुली आईटी प्रोफेशनलिस्ट होता है। हार्डवेयर नॉलेज भी इसके पास होता है और सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होता है। He must also have the knowledge of general purpose programming languages, database languages and to handle the complex software. तो बड़े हाई लेवल की प्रॉब्लम्स को मेंटेन करना, डील करना, ये इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। इसकी जो मेजर ड्यूटीज हैं उनके अंदर क्या क्या है? इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग द डीबीएमएस, आपके डीबीएमएस को इंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना। कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डीबीएमएस, आपके डीबीएमएस को कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना। डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, allocating the username and password to each user,
उनकी अथॉरिटीज, उनकी रूल्स, उनकी पॉलिसीज, उनकी अथॉरिटीज, उनके राइट्स डिफाइन करना, क्रिएटिंग अ बैकअप ऑफ डाटा रेगुलरली, फिर रेगुलरली डाटा का बैकअप क्रिएट करना, यूजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आपके ऑपरेशनल सिस्टम्स को मेंटेन करना, प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू यूजर फॉर यूजिंग द एक्सेसिंग डेटाबेस। तो ये सारे तरह के काम जो है इस बंदे की जिम्मेदारी में होते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा जी डाटा की मैनिपुलेशंस इन डीबीएमएस। डाटा मैनिपुलेशंस इन डीबीएमएस, it stored data in tables or relation of database. The table or a relation of database may be connected with each other. ये manipulations में आता है। स्टोर करना, सर्च करना, it search data very quickly from tables of database using indexes. Index is like a table. It is created to store a location of the individual record. Individual record की जो वैल्यू है ना उसको स्टोर करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए यूज होता है। तो पहला काम क्या है मैनिपुलेशंस में? स्टोरिंग, स्टोर करना, स्टोर डाटा। दूसरा है सर्च डाटा, कि ये डाटा सर्च करना क्विकली आपको अलाउ करता है। इट यूजली यूज द एसक्यूएल टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा ऑफ डेटाबेस टेबल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसकी अपनी प्रोग्रामिंग छोटी सी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर ये लिखता है और बताता है कि डाटा को रिट्राइव कैसे करना है। एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। It provides the facility to insert, modify, retrieve and delete data in database table. एक CRUD मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, CRUD, CRUD भी कहते हैं, क्रूड भी कहते हैं। क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट, इन 4 वर्ड्स के ऊपर आपकी पूरी डेटाबेस एग्जिस्ट कर रही होती है। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया। हमने की को देखा, की डिफरेंट टाइप्स को देखा, फिर यूजर्स डेटाबेस में कौन कौन से होते हैं उनको हमने उनके बारे में बात की, फिर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की रोल्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात की, फिर हमने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल्स और ड्यूटीज को देखा, फिर हमने डाटा की मैनिपुलेशन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होती है हमने उनके बारे में बात की। सो होप्स हो कि आज के लेक्चर में बहुत कुछ था सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर अप किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। A project of Rifa International University.